हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप डियर स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी तो ज़बरदस्त चल रही होगी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं। चलिए गाइस, आज आपके लिए लेके आए हम हमारा पर्यावरण। जहाँ हम रहते हैं उसका जो वातावरण है उसी को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। वही हमारा पर्यावरण है और इसका बचाव, इसका संरक्षण करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हमारे पर्यावरण के बारे में। देखिए, हम पर्यावरण शब्द से तो परिचित हैं। हम हमेशा गए छोटी छोटी क्लासों से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, वही सिंपल सी परिभाषा कि हमारे चारों ओर का छाया हुआ वातावरण ही क्या है, पर्यावरण है। मतलब कि जो हमें जहाँ जहाँ जो जो कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ जैसे हवा है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो भी किस में आएगी? पर्यावरण में आएगी। तो इससे तो हम भली भांति परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग हमने टेलीविज़न, समाचार पत्रों और हमारे आसपास के लोगों के बारे में प्राय ही सुना होगा आपने कि पर्यावरण कहते हुए। टेलीविज़न में भी पर्यावरण शब्द सुना होगा, समाचार पत्रों में भी पर्यावरण दूषित हो रहा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में के द्वारा शब्द प्राय किया जाता है। हम बुजुर्गों से हमसे कहते हैं कि वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। बहुत से बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि जो पहले वातावरण या फिर पर्यावरण था वो अब नहीं रहा। ऐसा क्यों बोलते हैं? दूसरे शब्दों में हमें स्वस्थ पर्यावरण से काम करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। जैसे पहले पर्यावरण कैसा था गाइस? माहौल बहुत अच्छा होता था, हमारे आसपास की हवा भी शुद्ध थी, जल भी शुद्ध था। अब देखते हैं तो क्या है, हवा भी में प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण। कहीं जल प्रदूषण हो रहा है, कहीं मृदा प्रदूषण हो रहा है। मृदा मतलब भूमि का प्रदूषित हो रहा है, तो कहीं केमिकल का उपयोग करने के कारण, कहीं जल, तो कहीं हमारी हवा अत्यधिक वाहन चलने के कारण, है ना। तो बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन को नियमित रूप से होते रहते हैं। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम देखते हैं जो पर्यावरण में समस्याएं हैं, जो हमने अभी बताई आपको कि कहीं मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये समस्याएं की चर्चा करने के लिए जो विकसित देश हैं और विकासशील देश के, मतलब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सम्मेलन नियमित रूप से होते ही रहते हैं। हम चाहे इसके बारे में चाहे जहां हम पढ़ते रहते हैं। हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। हम इसके बारे में भी इस लेसन में पढ़ेंगे कि हम ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे पर्यावरण सुरक्षित होता है और हम ऐसे कौन से काम करते हैं जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, खराब होता है। हमारी क्रिया ही कहीं ना कहीं हमारा जो कुछ ना कुछ हम ऐसा कुछ ना कुछ जो भी काम करते हैं उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर इफेक्ट ही पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि पर्यावरण तो हमारे चारों ओर छाया हुआ है। हम कुछ भी करेंगे तो हमारे चारों ओर का वातावरण प्रभावित होगा कि नहीं होगा। देखिए, परितंत्र और इसके संगठक क्या हैं। तो परितंत्र क्या होता है? एक प्रकार का परितंत्र मतलब आप पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं, जिसमें गए डियर स्टूडेंट भौतिक और अभौतिक मतलब जैविक और अजैविक कारक मिलकर के काम करते हैं, उसको हम परितंत्र कहते हैं। जैसे जैविक कारक क्या हो गए? जैसे पेड़ पौधे हैं, मेंढक है और जीव जंतु हैं, ठीक है ना, जैविक कारक हो गए। और अजैविक कारक कौन से हो गए? कौन कारक मिलकर काम करते हैं? तो जैसे वर्षा है, पानी है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, जिससे कि ये पेड़ पौधे इनके साथ में क्रिया करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, भोजन का बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे पेड़ भोजन बनाता है तो सूर्य के प्रकाश और पानी की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो इससे मिलकर के साथ में कार्य करते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। और फिर ये दूसरे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन प्रदान करते हैं। आप बोलेंगे आप प्राथमिक उपभोक्ता क्या है और द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो पौधे क्या हैं डियर स्टूडेंट? पौधे होते हैं उत्पादक जो कि भोजन का निर्माण करते हैं। और इनका भोजन कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी है और हम लोग हैं, भेड़ है ना। और इसके बाद कौन फिर इस पर निर्भर रहती है? कौन? हिरण वगैरह और जैसे कि और भालू वगैरह और शेर वगैरह। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे और फिर आएगा शेर वगैरह तृतीयक उपभोक्ता,
ठीक है ना। और कुछ होते हैं सर्वाहारी, जो जैसे मनुष्य है, जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो एक प्रकार से चैन टाइप की बनी रहती है, ठीक है ना। तो इसमें प्रकृति में संतुलन बना रहता है। यदि किसी एक का हनन हो जाता है, ह्रास हो जाता है, तो दूसरे पर इसका इफेक्ट सामने दिखाई देता है। देखिए इसको बारे में पढ़ते हैं। सभी जीव, जैसे कि जीव पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है और मानव है, ये सभी जीव हैं, ठीक है ना। और भौतिक कारकों से परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो सभी जीव भौतिक कारक क्या हो गए? वर्षा तापमान से क्रिया करके, मिट्टी से क्रिया करके क्या करते हैं? प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये भौतिक कारक और अजैविक कारक से मिलकर के ही क्या बनता है? परितंत्र बनता है, ध्यान रखना। इसके संगठक होते हैं। किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। तो देखिए कोई भी पार्टिकुलर आप क्षेत्र लीजिए, माना कि ये बगीचा है, ठीक है ना। इसी क्षेत्र में सभी जीव मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, चिड़िया आती है यहाँ पे बगीचे में, और मेढक वगैरह भी होगा, ठीक है ना। तो ये सभी सजीव हो गए। और वातावरण के अजैव कारक क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसपे जीवन नहीं है? क्या? पानी हो जाएगा अजैव कारक। और कौन हो जाएगा? मिट्टी वगैरह हो जाएगा। तापमान, जो सूर्य का प्रकाश माना कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अजैव कारक हो जाएगा। तो सभी जीव और अजैव कारक संयुक्त रूप से एक परितंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। अतः एक परितंत्र सभी जीव के जैव संगठक और अजैव घटक होते हैं, ठीक है ना। यदि आप कहें कि परितंत्र के घटक कौन होते हैं, जैसे वहाँ पे संगठक लिखा था, तो जैव संगठक और अजैव घटक और अजैव घटक ये क्या होते हैं? परितंत्र के घटक होते हैं। जैव घटक मतलब जीवित प्राणी, और अजैव घटक मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। देखिए भौतिक कारक क्या होते हैं? ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, खनिज है, इत्यादि क्या है? ये अजैव घटक होते हैं, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हम देखें परितंत्र के बारे में, तो परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मानव निर्मित परितंत्र और दूसरा होता है क्या? प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है ना। एक मानव निर्मित क्या होते हैं? जैसे खेत है, बगीचा है, जलाशय है, जलाशय मतलब छोटा सा तालाब, ठीक है ना। ये क्या है? मानव के द्वारा निर्मित बगीचा, क्योंकि बगीचा मानव ने बनाया है। खेत में फसल किसने लगाई है? मानव ने लगाई है। और तालाब किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो इसलिए मानव निर्मित परितंत्र है, और ये परितंत्र होता है क्योंकि तालाब में, आप बोलेंगे कि तालाब कैसे परितंत्र हुआ, तो ये डियर स्टूडेंट जलीय परितंत्र हुआ। क्योंकि हमने देखा था कि परितंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है जलीय परितंत्र और एक होता है स्थलीय परितंत्र। तो खेत और बगीचा तो स्थलीय परितंत्र हो गए, लेकिन जलाशय जलीय परितंत्र हो गया। और जलीय परितंत्र भी तालाब में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे छोटे छोटे से पौधे होते हैं, और फिर बाद में कौन होता है? टिड्ढा वगैरह और छोटे, देखिए वहाँ पे क्या होती हैं? मछलियाँ होती हैं मछलियाँ। और मछली को खाने के लिए, मछली किसको खाती है? छोटे छोटे कीटों को खाती है। वहाँ पे कीट होते हैं। और कीट किसको खाते हैं? छोटी छोटी शैवाल होती है कि नहीं होती है? तो शैवाल मतलब गाय वगैरह, उसको खाते हैं कीट, ठीक है ना। तो ये शैवाल होती हैं। तो शैवाल निर्मित किससे होती है? तो पानी से होती है। वहाँ पे भी तापमान की आवश्यकता होती है, तो सूर्य का प्रकाश तो पानी में भी जाता है, ठीक है ना। तो पानी सूर्य के प्रकाश से, और ये भोजन का निर्माण करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी गैस वगैरह होती हैं। तो देखिए इससे निर्माण किया, इसको कीट ने खाया, और कीट को मछली ने खाया। मछली को हम देखते हैं बगुला वगैरह होते हैं, वो खा जाते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार का परितंत्र यहाँ पे भी विकसित हुआ कि नहीं हुआ? अजैविक घटकों से जैविक घटक क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से परस्पर अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ? जलाशय भी इसीलिए क्या है? मानव निर्मित परितंत्र है। लेकिन प्राकृतिक परितंत्र की, जलीय परितंत्र की कहें तो वहाँ पे समुद्र वगैरह प्राकृतिक परितंत्र हो जाएंगे। इसके बारे में देखेंगे। तो आपने देखा मानव निर्मित परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र। अब देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे जलीय परितंत्र भी और स्थलीय परितंत्र भी। इसमें भी स्थलीय परितंत्र देखा और जलीय परितंत्र देखा, हमने लिखा नहीं है। तो स्थलीय परितंत्र में हमने देखा खेत बगीचा, और जलीय परितंत्र में जलाशय तालाब।
तो जलीय परितंत्र का यदि हम देखें तो ये भी जलीय परितंत्र में आप कौन कौन से ले आएंगे, जैसे समुद्र। समुद्र क्या है, बहुत बड़ा समुद्र है, जलीय परितंत्र है, ठीक है ना। तो ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। और वन और घास के मैदान, बहुत बड़े बड़े वन के घास, जो वन तो मानव लगाने नहीं जाता है, प्रकृति से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। तो वन क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक परितंत्र है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो उदाहरण के लिए यदि आप एक बगीचा में जाते हैं तो विभिन्न पौधे जैसे घास है, वृक्ष है, गुलाब है, चमेली है, सूर्यमुखी जैसे फूल, सजावटी पौधे और मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु आपको दिखाई देते हैं। सभी सजीव परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि और जनन अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। देखिए वहाँ यदि हम एक बगीचा में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, बहुत से जीव जंतु देखते हैं, घास देखते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। तो इनकी वृद्धि कैसे होती है, इनमें जनन कैसे होता है, तो अजैव घटकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कहीं ना कहीं अजैव, जैसे पानी मिलेगा इसको, है ना, बारिश होगी, तापमान मिलेगा तो ही ये जीवित रह पाएंगे। तो ये अजैव घटक प्रभावित करते हैं इनको कि नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल राइट, क्यों नहीं करते हैं, करते हैं। अतः एक बगीचा एक परितंत्र है, जहाँ और वन भी क्या है, एक परितंत्र है। तालाब, झील परितंत्र के अन्य प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक कोई छोटा जैसे तालाब मानव निर्मित परितंत्र है और वन क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है, प्रकृति द्वारा बनाया गया। इसके बाद ये प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा क्या है, बगीचा और खेत, बगीचा खेत भी क्या है, एक कृत्रिम परितंत्र है, मतलब मानव निर्मित परितंत्र है। क्योंकि खेत में हम देखते हैं, खेत में क्या क्या होता है, फसल लगी होती है, छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, ठीक है ना। और पौधों के साथ साथ वहाँ पे मेढक भी होता है, मेढक के साथ साथ वहाँ पे कौन होता है, पानी भी आता है और वहाँ पे सूर्य का, भगवान का प्रकाश भी आता है, जिससे ये पौधे क्या कर पाते हैं, भोजन बना पाते हैं, क्रिया कर पाते हैं। जब तो ये मेढक टिड्डे को दे पाते हैं और टिड्डा भी होता है तो वो खाता है पौधों को, कुछ कुछ चीज़ों को, पत्तियों को, ठीक है ना। मेढक भी होता है जो उसको खाता है। तो एक दूसरे से संतुलित बना रहता है ना, क्योंकि यदि टिड्डा नहीं होगा तो मेढक को क्या करेंगे, क्या खाएंगे, है ना। और यदि टिड्डा नहीं होगा तो पेड़ पौधे को कौन खाएगा, और साथ में का क्या होगा, प्रकृति का और हमें भी पौधे ये सूर्य के प्रकाश से और मिट्टियों से, अजैविक घटकों से भोजन बना लेते हैं। तो खेत भी क्या हुआ डियर स्टूडेंट, खेत भी क्या हुआ, परितंत्र का एक भाग हुआ। बगीचा भी क्या हुआ, परितंत्र का भाग हुआ, परितंत्र है। देखिए पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। तो उपभोक्ता, अपघटक, देखिए उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जो कि क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, भोजन का कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। इसके बाद उनको खाने वाला कौन होता है, उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है और हम लोग हैं, तो ये क्या है, ये उपभोक्ता हुए, ठीक है ना, इनको खाने वाले उपभोक्ता। इसके बाद अब ये उपभोक्ता बड़े हो गए, खाना पीना खा लिया, अब इनकी मृत्यु भी होगी, तो इनको पृथ्वी में मिलाएगा कौन, वातावरण में पुनः मिलाएगा कौन, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, कवक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इनका अपघटक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपघटक कर देते हैं, जिसके पुनः वातावरण में ये चीज मिल जाते हैं। और और यदि ये अपघटक ना होते डियर स्टूडेंट तो क्या होता, तो बहुत देर तक ये डले रहते, प्रदूषण फैलता, वायु प्रदूषण होता, मृदा प्रदूषण होता, विभिन्न प्रदूषण होते। तो जिस प्रकार प्लास्टिक डला रहता है तो प्रदूषण फैलाता है कि नहीं फैलाता है, इसी प्रकार हम लोग भी डले रहते हैं। लेकिन इनके कारण फिर क्या हो जाता है, अपघटक के कारण इनको पुनः, इन पर क्या जंग, एक प्रकार के अपघटक आपने देखा है ना, कबक कबक लग जाती है, कुछ दिन बाद सड़ गल के वो खत्म हो जाते हैं, वातावरण में मिला दिया जाता है उनको और एक खाद के रूप में पैदा हो जाते हैं। और यही खाद पुनः इन पौधों के द्वारा क्या, ये पौधों में डाली जाती हो, जिससे कि एक नया पौधा भी का अच्छे से विकास हो पाता है। तो आ गया, मतलब भोजन बना, उसको खाया, बड़े हुए और उनकी मृत्यु हो गई और वातावरण में पुनः मिल गए और पुनः फिर से ये चक्र चलने लगा,
ठीक है ना। पुनः ये खाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा, पुनः ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिल जाएगा इससे, और फिर से पौधा बन जाएगा, फिर से इसको कोई खाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, अब इनका घटक हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों वर्ग, ठीक है ना। आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि हमने अपने जीवन निर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया है। कौन कौन से जीव हैं जो कि सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, मंड और का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पौधे कौन से होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से भोजन बना करके अकार्बनिक पदार्थों और सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेते हैं, मतलब शर्करा बना लेते हैं, मंड बना लेते हैं, जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो हैं हमारे उत्पादक, जिनको हम उत्पादक कहते हैं। वो हैं हमारे हरे पौधे और नील हरित शैवाल, मतलब कि शैवाल आप जानते हैं जो काई वगैरह लगी रहती है, ठीक है ना। तो हरे पौधे और नील हरित शैवाल ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश अपने वातावरण से बहुत सारी वातावरण से सूर्य का प्रकाश लेकर के, तापमान लेकर के क्या करते हैं, एक चीनी और शर्करा मंड का निर्माण कर लेते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और उनका बना, इसीलिए इनको और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। इसको इसीलिए क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। सबके लिए भोजन का निर्माण करते हैं एक प्रकार से अपने साथ में। इसी का जैसे पौधों से ही हमें भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है सभी जीवों को। कैसे आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देखते हैं शेर तो क्या होता है, शेर तो मांसाहारी है, उसको तो पौधे से कोई कनेक्टिंग नहीं है। तो गाइस बिल्कुल रॉन्ग, ऐसा नहीं है। शेर भी कहीं ना कहीं किस पर कनेक्ट होता है, किस पर निर्भर होता है, पेड़ पौधों पर भी निर्भर होता है। वो कैसे, तो देखिए जो शेर खाता किसको है, हिरन या बकरी को वगैरह को, मांसाहारी होता है, ठीक है ना। तो हिरन और बकरी क्यों है, यदि पेड़ नहीं होते तो क्या ये बकरी होती, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और बकरी नहीं होती, ये पेड़ नहीं होते तो बकरी नहीं होती, क्योंकि खाती क्या बकरी, और बकरी नहीं होती तो फिर ये शेर कहाँ से होता। तो डिपेंड हुआ ना इस पर कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये एक प्रकार का जाल चलता रहता है, श्रृंखला चलती रहती है। तो इसको क्या कहेंगे, उत्पादक कहलाता है, क्योंकि ये सभी के लिए भोजन का उत्पादन करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम आहार श्रृंखला एवं जाल। आहार श्रृंखला क्या होती है हम देखते हैं। तो आहार श्रृंखला हम इसमें पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे एक दूसरे पर सभी जीव क्या थे, निर्भर थे। पहले नंबर भोजन कौन बनाता है, तो भोजन का उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक कहते हैं हम पेड़ पौधों को। देखिए पेड़ पौधे क्या हैं, उत्पादक हैं। इनको उत्पादक क्यों कहा जाता है, हमने ये भी समझा क्यों, क्योंकि ये सूर्य वातावरण से प्राप्त ऊर्जा और विभिन्न अजैविक घटकों से क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और सभी के लिए भोजन का निर्माण करते हैं और देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। देखिए सूर्य के प्रकाश से ये लोग क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल होता है इसमें, तो सीधे एनर्जी इनमें जाती है, ठीक है ना। इनके पास यदि एनर्जी की बात करें तो इनके पास 1000 किलो की एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो सीधे तौर पर एनर्जी जाती है, फिर कुछ एनर्जी का ये लोग ह्रास कर देते हैं, मतलब कि इनके बढ़ने में और दूसरे जीव का निर्माण करने में तो लग जाती है, ठीक है ना। तो 10% ऊर्जा ही इन जीवों पर जा पाती है, किस पर, जो कि इन पौधों को खाता है, ठीक है ना। तो यदि इनके पास 1000 थी तो इनके पास 100 ही जाएगी। अभी हम इसको बता देंगे। तो देखिए ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं और ये इसको। यहाँ पे 3 परितंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, देखिए ये रहा जलीय परितंत्र, यहाँ पे शैवाल है, शैवाल के बाद ये छोटे छोटे कीट हैं, मछली है और डक है जो कि इनको खा रही है, एक दूसरे को ये ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, इसको द्वितीयक उपभोक्ता जलीय परितंत्र में, और इस डक को क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। इसी प्रकार यदि हम स्थलीय परितंत्र की बात करें, जो स्थल में परितंत्र होता है, ये खेत वगैरह में आप देखते हैं तो क्या होता है, जो कृत्रिम परितंत्र है, ठीक है ना, स्थलीय और कृत्रिम परितंत्र। और ये रहा कौन सा,
प्राकृतिक परितंत्र और वन का परितंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है, कुछ भी फसल लगी हुई है, इसको कौन खा रहा है, इसने भोजन बनाया सूर्य के प्रकाश से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण किया। इसको इसकी वृद्धि हुई, सब कुछ हुआ, तो इसको छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, जो कीट वगैरह टिड्डे वगैरह हैं वो खा रहे हैं, ठीक है ना। और इसलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक प्रथम में खा रहे हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद इस टिड्डे को कौन खा रहा है, हम देख रहे हैं ये मेढक खा रहे हैं, और मेढक को भी कोई खाने वाला है, कौन है, सर्प खा रहे हैं। अब सांप को खाने वाला कौन है, तो बाज है। तो एक दूसरे को ये ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सिरस्थ पे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर संख्या बढ़ती जाती है जो सिरस्थ में, तो इनकी संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। हम देखेंगे टिड्डे तो बहुत मिलते हैं हमको, ये क्रॉप तो नीचे हम सबसे देखें तो फसल तो हमें बहुत मिलती है, लेकिन क्या इतनी संख्या में बाज मिलते हैं, सांप मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। मेढक तो हर जगह मिल जाते हैं लेकिन सांप नहीं मिलते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर संख्या हम बढ़ती जा रही है तो इनका संख्या भी क्या होती है, घटती जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से इन्होंने तुरंत भोजन बनाया, और इसकी ऊर्जा का ह्रास होते होते हमने बोला ना कि थोड़ी थोड़ी ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, और ये यहाँ पे इनको सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, फिर इसको मिलती है, फिर इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है कुछ, फिर यहाँ पे कम जाती है, यहाँ कम जाती है, तो यहाँ कम मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी संख्या भी घटती जाती है, जैसे ऊर्जा का स्तर भी घटता जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, सबसे वन सर्वाधिक पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद उसकी हिरण की मात्रा कम होती है, प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके बाद शेर आता है, तो शेर की मात्रा भी, टाइगर वगैरह होते हैं तो इनकी मात्रा भी कम होती है, ठीक है ना, इनको एनर्जी का लेवल भी कम जाता है। तो ये हमने देखा, ठीक है ना। तो इसको हम उत्पादक कहेंगे, इसको उपभोक्ता कहेंगे, इसको प्राथमिक उपभोक्ता, इसको द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पे ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और ये चतुर्थ उपभोक्ता। तो एक प्रकार की चैन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। यदि आप ही सोचें कि यहाँ पे टिड्डे ना होते तो ये मेढक कहाँ से भोजन ग्रहण करते, तो ये चैन बनी कि नहीं बनी, एक चैन बन गई है। यहाँ पे सर्प नहीं होते तो ये चील को तो भोजन ही नहीं मिलता, श्रृंखला टूट जाती कि नहीं टूट जाती। यहाँ एक दूसरे पर भोजन पर निर्भर हैं ये लोग, ठीक है ना। इसीलिए इसको खाद्य चैन या फिर खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। देखिए ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद ये द्वितीयक, ये तृतीयक उपभोक्ता, ये चतुर्थ उपभोक्ता। अब इनके बारे में एक रूल पढ़ते हैं अपन, क्या होते हैं, देखिए यहाँ आगे देखते हैं हम। तो यहाँ ये उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं उत्पादक, पेड़ पौधे होते हैं, हमने बताया। इसके पास यदि कितनी ऊर्जा होती है, तो पेड़ पौधों के पास 1000 ऊर्जा है, ठीक है ना। उसमें से ये ऊर्जा जो प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा वगैरह खाएंगे फसल को, तो उनके पास ओनली 10% ऊर्जा ही जाएगी, ठीक है ना। ये खोजा गया 10% ऊर्जा जाएगी, तो कितनी जाएगी, देखिए हम 10% निकालते हैं 1000 का, तो कितना हो जाएगा, तो ये 10/100 प्रति मतलब बटे, औसत मतलब 100 होता है, तो 10% मतलब 100, ठीक है ना। तो हमने इसका निकाला, तो देखिए 100 से 100 कट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 1 जीरो और 1 जीरो, 1 एकम 1, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास कितनी ऊर्जा जा पाएगी, 100 ऊर्जा ही जा पाएगी, 100%, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 थी, इसका ऊर्जा कम गई, ठीक है ना। अब द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मेढक वगैरह इसको खाएंगे, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले मांसाहारी। तो इसके पास कितनी ऊर्जा जा पाएगी, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास तो 100 है, तो 100 का यदि हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए निकालिए 100 का 10%, हम मल्टीप्लाई लगाना था हमको, 10/100। देखिए तो 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना बचा, ओनली 10 बचा। तो इसके द्वितीयक उपभोक्ता के पास 10% ऊर्जा ही जा पाएगी। इसके पास अब तृतीयक उपभोक्ता जो इसको ग्रहण करेगा, जैसे सांप वगैरह हैं, उसके पास कितनी जा पाएगी, तो उसके पास जा पाएगी, देखिए 10 है इसके पास, तो 10 का यदि हम 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, 1% ही बचना चाहिए हमारे। देखिए 10%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा कितना, 1 एकम 1, तो 1% ऊर्जा जा पाएगी इसके पास, ठीक है ना। तो ऊर्जा का लेवल जैसे ही हम देखते हैं ऊपर बढ़ता जाता है तो घटता जाता है वो। ये ऊर्जा चली कहाँ जाती है, इसके पास तो बोलेंगे आपकी 1000 थी,
1000 थी तो 1000 ऊर्जा थी इसमें जीव जनन में चली गई, जनन के साथ साथ ये पौधे में वृद्धि में चली जाती है, एक नया पौधा का निर्माण करते हैं तब चली जाती है, सभी करते हैं, है ना, जीव जनन करते हैं, उत्पादक होते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हमने तो वैसे समझ लिया है, अब पढ़ और लेते हैं एक बार लिखा क्या है इसमें। देखिए 15.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी, एक दूसरे का आहार करते हैं, जो कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। मतलब विभिन्न जैविक स्तरों पर, विभिन्न जैविक स्तर हुए थे कि नहीं थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो भाग लेने वाले जीवों को क्या कहते हैं, यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, इसको हम आहार श्रृंखला भी कहते हैं। देखिए आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर पर बनाते हैं, एक पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कड़ी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको खा रहा होता है। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रथम पोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब कि जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आप बोलेंगे कि हम भी तो करते हैं भोजन का निर्माण, हम भी तो भोजन बनाते हैं गैस में। तो गैस बिल्कुल नहीं, हम भोजन नहीं बनाते हैं, हम तो बना हुआ भोजन को पका लेते हैं, ठीक है ना। तो हम स्वपोषी नहीं हुए, बल्कि पेड़ पौधों के बना हुआ भोजन को हम खाते हैं, इसीलिए हमको क्या कहा जाता है, विषम पोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी ओनली कौन होते हैं, पौधे होते हैं। स्व और नील हरित शैवाल होती है, ठीक है ना। तो स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के और सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। स्वपोषी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा को स्थिरीकरण करते हैं, और जो विषम पोषी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता जो कि इनका भोजन करते हैं, उनके लिए इस सौर ऊर्जा का निर्माण करके उनको देते हैं, जिससे कि हम लोग हमारे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए तो आती है, हम देखते हैं हम उपवास रहते हैं, उपवास तो दूसरे दिन यदि आप देखेंगे गाइस, फास्ट के दूसरे दिन तो हमारी बिल्कुल एनर्जी नहीं रह जाती है। तो क्यों नहीं रह जाती है, क्योंकि हमने भोजन का सौर ऊर्जा तो ग्रहण ही नहीं की है। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको, इनसे मिलती है, किससे, पौधों से मिलती है ना हमको। और सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो हमारी, हमने देखा ही है कि हमको विटामिन डी मिलता है, और हम क्या हो जाते हैं, हमारी हड्डियां बोन्स मजबूत होती हैं। तो आप सोचिए इन पौधों से हमें भोजन मिलता है, इसीलिए हम एनर्जी मिलती है और हम कार्य कर पाते हैं विभिन्न प्रकार के। देखिए शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषी स्तर छोटे मांसाहारी और अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर अथवा बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। यही है यहाँ पे कि जैसे हम देखते हैं इसने किसने किया, ये प्राथमिक उपभोक्ता था, प्राथमिक उपभोक्ता ने द्वितीय उपभोक्ता मतलब कि का भोजन का निर्माण किया। अब द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता के भोजन का निर्माण करेगी, है ना। तो बस इस प्रकार एक दूसरे से चैन चलती रहती है। हम जानते हैं कि जो विभिन्न हम भोजन खाते हैं हमारे लिए भोजन का स्रोत का कार्य करते हैं, सॉरी ऊर्जा का स्रोत का कार्य करते हैं। हम देखते हैं ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती, हम भोजन खाते हैं तो। देखिए विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है भोजन हमें। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों का परस्पर अन्योन्य क्रिया के निकाय में एक घटक एक दूसरे का ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम देखते हैं पर्यावरण में एक दूसरे का ऊर्जा हमें एक दूसरे से मिलती है, जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि सभी जीवों का होना बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए। हम यदि एक जीव को यदि नष्ट कर देते हैं तो उससे दूसरा जीव ऑटोमेटिकली खत्म हो सकता है। इसीलिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं और सब कुछ को सुरक्षित रखते हैं, जो प्रकृति ने वातावरण दिया है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। यदि इसीलिए इनका संरक्षण भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से रिकनेक्टिंग है, यदि ये खत्म हो जाएंगे तो हम भी, हमारी लाइफ भी इम्पॉसिबल है, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सूर्य के प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जो कि संसार के संपूर्ण जैव समुदाय के विभिन्न क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। तो हमने यही देखा कि सूर्य स्वपोषी मतलब कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। वरना हम ही ना सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ले लेते, क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हम रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल पाते हैं उसको, और वो लोग बदल देते हैं, और जिससे सभी
जैव समुदाय मतलब सभी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सभी लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है इनको खा करके और विभिन्न कार्यों के संपादन में सहायक होती है। देखिए स्वपोषी में ऊर्जा विषमपोषी और अपघटकों तक जाती है। जैसा कि सौर ऊर्जा की स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। हमने वही बताया ना कि जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊर्जा का स्तर क्या होता है, घटता जाता है। पौधों पर जैसे 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में देखें तो 100% बची थी। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता में देखा हमने, द्वितीयक उपभोक्ता में तो 1% लास्ट में बचती है और 1 से भी कम बचेगी यदि उसको भी कोई खाने वाला होगा तो, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है ऊर्जा का। और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया, क्या पाया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और जब हरे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं हरे पौधे, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। हमने यही भी देखा ना कि हमने देखा कि 10% का नियम लगता है, वहाँ पे 10% ऊर्जा ही आगे जा पाती है, बाकी क्या हो जाती है, ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन में लग जाता है, जैव कार्यों में, वृद्धि में, जनन में कुछ ऊर्जा की मात्रा इसका ह्रास हो जाता है, लग जाती है और बाकी ही कुछ ही बचती है जो कि हम दूसरे अपने जो हमसे भोजन ग्रहण करते हैं उसको दे पाते हैं, ठीक है ना। मतलब पौधे में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, फिर बाद में हम पौधे के बाद टिड्ढा जो खाएगा उसमें कम ऊर्जा जाएगी, फिर उसके बाद उसकी और कोई खाएगा मेढक वगैरह तो उसको तो और कम मिलेगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा का ह्रास हो जाता है काय में, क्योंकि उन्होंने जैव जीवन के कार्य किए, उनकी वृद्धि हुई, उसमें ऊर्जा लगी, जनन में ऊर्जा लगी, पाचन होता है डेली तो उसमें ऊर्जा लगती है। तो खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदला जाता है और तथा पिछले स्तर उपभोक्ताओं तक उपलब्ध हो पाता है। मतलब 10% ऊर्जा ही नेक्स्ट लेवल पर जा पाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंच पाता है, क्योंकि उपभोक्ता अगले स्तर की ऊर्जा का बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में 3 अथवा 4 चरण में होती है और प्रत्येक चरण में ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक हो जाता है कि चौथे पोषी स्तर तक के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम मात्रा में बच पाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता में 1000, इसके बाद ऊर्जा का ह्रास हुआ 100% बची 100, और इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के पास 10% गई, इसके पास तो तृतीयक उपभोक्ता के पास 1% गई। तो ये 100% 1000% का क्या होता गया, ह्रास होता गया, एक प्रकार से एक दिशा में ह्रास होता गया। क्यों? क्योंकि जीवन के जनन कार्यों में सभी ने अपना अपना कुछ उपयोग किया और ओनली 10% ही नेक्स्ट को ट्रांसफर किया। सामान्यतः निचले स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर सर्वाधिक होता है। जैसे हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निचला स्तर है, मतलब जो घास है, उत्पादक है, इनकी संख्या सर्वाधिक होगी। वन में देखेंगे पौधे ज़्यादा होते हैं, उसको खाने वाले कम होते हैं, क्योंकि गाइस इनका ऊर्जा का स्तर भी नीचे ज़्यादा होता है तो इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। जबकि ऊपर स्तर पर ये स्तर ऊर्जा का स्तर भी घटता जाता है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर यदि कोई खाता है, जैसे मेढक, पौधों के पास ज़्यादा ऊर्जा थी, इसके पास कम थी, इसके पास और कम बचेगी, तो इसी प्रकार इनकी संख्या भी कमती जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इस नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। स्वयं जो अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के मध्य आहार
के संबंध को शाखान्वित होते हैं तो शाखान्वित आहार श्रृंखला को ही जाल बनाते हैं, उसे हम आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल किसे कहते हैं? हमने देखा था कि हमें पढ़ना था कि आहार जाल क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा था आहार श्रृंखला, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ये आहार जाल है। देखिए आप यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक को खाने वाले कई हैं, एक एक जीव नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, पौधे हैं। इसको कौन कौन खाता है? इसको चूहा भी खाते हैं, इसको छोटे छोटे कीट भी खाते हैं, और इसको कौन, ग्रास ऊपर भी खाता है, ठीक है ना। जो ग्रास ऊपर मतलब जो इसको खाने वाला घास को, और तो इसको खाने वाले बहुत हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसको भी चिड़िया, इन छोटे छोटे कीटों को चिड़िया भी खा लेती है, ठीक है ना, और इनको ये खाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे चूहे को हम देखेंगे, चूहे को कौन कौन खाता है? तो चूहे को देखिए सांप भी खा लेता है, ये गिलहरी वगैरह भी खा लेती, बिल्ली वगैरह भी खाती है ना। और कौन खाता है चूहे को? तो देखिए चूहे को और ये उल्लू भी खा लेता है। तो यहाँ पे एक को खाने वाले बहुत सारे हैं, ये नहीं है कि यदि ये चूहा खत्म हो जाता है तो देखते हैं अपन बहुत सारे जीव प्रभावित होंगे इससे। तो इसे ही आहार जाल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खरगोश है। खरगोश शुद्ध शाकाहारी होता है, वो ओनली घास को खाता है, ठीक है ना, पौधे को खाता है। तो देखिए इस खरगोश को खाने वाला कौन है? इसको खाने वाला ये है क्या, भालू वगैरह होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इस भालू को खाने वाला भी कौन कौन है? तो इस भालू को खाने वाला हम देख रहे हैं कौन खाता है, इसको खाते हैं शेर वगैरह। तो यदि ये उपभोक्ता होते हैं एक से अधिक हों किसी के, इसको जैसे हम देख रहे हैं, इसको कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहे हैं, इसको मेढक खा रहे हैं ग्रास ऊपर को, और ये हम देख रहे हैं मेढक को कौन, सांप भी खा रहा है, और यहाँ पे ये भी खा रहा है, ठीक है ना। ये जो चील गिद्ध वगैरह होते हैं ये भी खा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक से अधिक, यहाँ पे श्रृंखला नहीं बन रही, यहाँ पे श्रृंखला ना बन के एक जाल बना हुआ है, एक दूसरे से रिकनेक्टिंग है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखलाओं में ना होकर के यह किस में है, जाल में है, इसे आहार जाल कहते हैं। देखिए ऊर्जा का प्रवाह, चित्र 15.4 में से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। देखिए सूर्य का प्रकाश पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक परितंत्र है, ठीक है ना, ऊर्जा का प्रवाह का परितंत्र है, आप देख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा कहाँ पे जाती है, कौन यूज करता है? तो उत्पादक करते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है ना। इनके पास कई ऊर्जा, अब इनको ग्रहण करने वाले कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बकरी वगैरह जो इनकी पत्तियों को खाती है, तो उनके शरीर में 10% इसकी ऊर्जा चली जाती है। अब इस बकरी से जाती है मांसाहारी में, जो कि इस बकरी को कोई खाता है जो, ठीक है ना। जैसे भेड़, बहुत से भेड़ बकरियों को हिरण वगैरह, और हम देखते हैं कौन, शेर वगैरह खा सकते हैं, है ना। तो हिरण को कौन खाता है? फिर हिरण को हम देखते हैं कौन खा लेता है, उनको भी खा लेते हैं कौन, शेर वगैरह। तो शीरस्थ मांसाहारी में फिर चली जाती है। तो इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है ना। और ये दिशा क्या होती है, आगे यहाँ ऊर्जा तो ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ कमती जाती है। ग्राफ देख रहे हैं आप इसको, ये यहाँ ऊर्जा सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। इसके बाद उत्पादक में 10% ऊर्जा गई, मतलब कि यहाँ पे 1000 ऊर्जा, यहाँ पे 1000 ऊर्जा थी, चली गई, इनमें गई। इसके बाद 100% ऊर्जा इसके पास, शाकाहारी के पास गई, 10% ऊर्जा इसी प्रकार सब में जाती रहती है, ठीक है ना। शीरस्थ मांसाहारी में सबसे कम ऊर्जा जा पाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार एक ग्राफ आगे बढ़ता रहता है और क्या होता है, आगे की ओर गिरता रहता है। तो देखिए ऊर्जा का प्रवाह चित्र 15.4 में दो बातों को स्पष्ट होती हैं कि पहली ये बात है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दिशा बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब देखते हैं अंग उत्पाद, सूर्य में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, उसके बाद पेड़ों में आती है, पेड़ों से फिर शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में, फिर शीरस्थ मांसाहारी में। तो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनका क्रम बढ़ता जाता है, उसी प्रकार ऊर्जा कमती जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा थी, जब यहाँ पे आ
कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें होता जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद देखिए, एक दिशा में होती है और स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित, स्वपोषी क्या होते हैं, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है, जैसे यह विभिन्न पोषी स्तर का क्रमिक स्थानांतरित होती रहती है। तो ये क्रम से क्या होती रहती है, विभिन्न पोषी स्तरों में स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है ना। मतलब कि आगे किस में जाती है, आगे सूर्य के प्रकाश में थी, माना कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा इसने किसने ली डियर स्टूडेंट, तो उसने ली पेड़ पौधों ने, पेड़ पौधों के पास से चली गई। अब ये पुनः इसके पास नहीं लौटेगी वातावरण में, ये कहाँ चली जाएगी, एक नेक्स्ट पोषी स्तर पर। नेक्स्ट पोषी स्तर क्या है, जैसे बकरी वगैरह हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उनके पास चली गई। इसके बाद ये बकरी के बाद से कहाँ जाएगी गाइस डियर स्टूडेंट, तो वो जाएगी और मांसाहारी में, जो बकरी को खाएगा। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में यह क्रमिक स्थानांतरित होती रहती है, वह अपने पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में स्थानांतरित होता रहता है, क्रमिक स्थानांतरित होता रहता है। एक पोषी स्तर से, जैसे पौधे से कहाँ गई, बकरी, जिसको खाया, बकरी ने खाया, बकरी के पास ऊर्जा गई कुछ, और इसके बाद दूसरे बकरी को जिसने खाया मांसाहारियों के पास गई, मांसाहारी को सिरस्त मांसाहारी के पास। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरित होता रहता है, यह नीचे को नहीं लौटती है, ठीक है ना। तो पहले स्तर की ओर उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी बात यह देखी हमने कि प्रत्येक स्तर का ऊर्जा में गई हानि होने के कारण प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है। मतलब कि हमने देखा कि पौधों के पास तो कितनी ऊर्जा थी, पौधों के पास, सूर्य के पास तो बहुत सारी ऊर्जा थी, उसका पौधों के पास जब ऊर्जा गई तो कितनी गई, उसके पास, पौधों के पास 1000 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो इसके पास 10% ऊर्जा ही नेक्स्ट के पास जाएगी, बाकी इसका ह्रास हो जाएगा ऊर्जा का। 1000 ऊर्जा थी, जबकि इसके पास यदि बकरी ने इस पौधे को खाया तो उसके पास कितनी ऊर्जा गई, उसके पास 100 ऊर्जा गई। इसका 10% निकालेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है ना, 10/100। तो देखिए कितना आया, 10 का गुणा बचा, 10 बस बचा, तो 10 दहम 100, तो 100, तो बाकी का देखिए 100 बस बचा, जबकि 1000 थी पौधों के पास। तो बाकी 900% ऊर्जा कहाँ चली गई, 900 किलो कैलोरी। तो उस ऊर्जा का ह्रास हो गया, पौधे के लिए लग गई, ठीक है ना। उत्तरोत्तर ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, हमने दूसरी बात ये देखी। और पहली बात हमने क्या देखा था कि यह ऊर्जा का क्रमिक स्थानांतरण होता रहता है। दूसरी, ऊर्जा का उत्तरोत्तर एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में ह्रास होता रहता है। देखिए, आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये आहार श्रृंखला यदि बनी हुई है तो इससे ये भी हो जाता है कि इसमें हम कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, हर चीज़ से ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, और कुछ खराब चीज़ें होती हैं। यदि किसी चीज़ के बेस्ट इफेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं छुपे हुए बैड इफेक्ट भी होते हैं, उनको हमें छांट के निकालना होता है। ये हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना। जैसे टेलीविज़न को आप देख लीजिए, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। कोई यदि ज़्यादा उसका हद से ज़्यादा कहीं कुछ भी काम करोगे तो वो बुरा ही होता है ना। तो हम देख रहे हैं टेलीविज़न को, यदि कोई दिन भर देखता रहे तो वो तो टाइम पास में हो गया उसका काम। और जो कोई न्यूज़ बस देखता है, उस अपने काम की चीज़ें देख लो आप, बाकी रहने दो, तो उसका तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी, उसको दुनिया की खबरें पता रहेंगी। तो एक निश्चित टाइम होना चाहिए। इसी प्रकार आहार श्रृंखला, जिस प्रकार आहार श्रृंखला जरूरी है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में हमने देखा ऊर्जा मिलती है और आसानी से एक जन भोजन बनाता है और सभी लोग खाते हैं, तो इसका तो लाभ हुआ, जबकि इसकी हानि भी है। कौन सी हानि है इसमें, यदि हम देखते हैं पृथ्वी से भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं कौन, पौधे वगैरह। माना कि कोई यहाँ पे मिट्टी डली हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पे पानी बह के आता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या डली है, मिट्टी है, खेत है ये वाला, ठीक है ना। और इस खेत में क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। देखिए ये पौधे लगे हुए हैं, यहाँ से पानी आया और ये पानी था क्या, प्रदूषित, गंदा पानी था,
ठीक है ना। तो ये पानी पौधे के अंदर चला गया और इसके अंदर क्या हो गए, बहुत सारे कीटनाशक वाला पानी था, बुरा पानी था, तो इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे रसायन चले गए। अब इसको खाया किसने, बकरी ने, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। जब बकरी ने खाया तो कुछ कुछ, अब बकरी एक पौधा नहीं खाएगी, है ना, बकरी कितने सारे पौधे खाएगी। बकरी जब पत्ती चढ़ती तो एक पत्ती तो नहीं ले सकती ना, बहुत सारी पत्ती लेगी, तो बहुत सारा इसमें खराब चीज़ें भी थी सभी इस पौधे में। तो क्या हुआ, इस बकरी के पेट में बहुत इतनी सारी इनको खाया। देखिए 3 को खाया इसने, माना कि 3 पौधे की पत्तियों को, तो 3 पौधों का जो खराब चीज़ था, हानिकारक रसायन थे, वो इसके पेट में चले गए। किसके पास चले गए, बकरी के पास चले गए। अब बकरी को भी कोई खाने वाला लगा हुआ है ऊपर, मांसाहारी। तो अब शेर आया, तो शेर क्या एक बकरी खाएगा, नहीं, तो शेर क्या खाएगा, बहुत सारी बकरियों को खाया उसने। और बहुत सारी बकरियों ने, जब एक बकरी ने 3 पौधे खाए, इसने भी 3 खाए, इसने भी 3 खाए, तो 9 हो गए, ठीक है ना, 9। तो इतना सारा मतलब 9% क्या चला गया इसमें, इन बकरियों का 9% जो हानिकारक पदार्थ था वो किसके पास चला गया, ऊपर के वाले शेर के पास चला गया, जबकि बकरी के पास तो 3% ही था। तो आप ही सोचिए, जैसे जैसे ऊपर आहार श्रृंखला में बढ़ते जाते हैं तो हानिकारक पदार्थ भी ऊपर की ओर सिरस्थ के पास ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना। इससे क्या हो जाता है, इसी कारण भी हो सकता है कि हम देखते हैं जो चील है, बाज है, ये सबसे ऊपर वाले श्रेणी में आते हैं, मतलब कि चतुर्थ उपभोक्ताओं में आते हैं, और इनकी संख्या भी कम होती है। कुछ ना कुछ ये भी कारण होता है इसका, मतलब इनके कम होने का। देखिए आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों का रोग पीड़कों से बचाव के लिए कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करता है। इससे रसायन बहकर मिट्टी में, जल स्रोत में चले जाते हैं और मिट्टी इन पदार्थों को पौधों द्वारा खनिज पदार्थों के साथ अवशोषण हो जाता है और जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाती है। और ये केवल यही तरीका है कि जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, और क्योंकि वे पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं और प्रत्येक कोशिकीय स्तर से उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं, क्योंकि इनका आहार मनुष्य सिरस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। इन खराब रसायन पदार्थों का हमारे शरीर में संचयन होना ही, मतलब सिरस्थ उपभोक्ताओं के पास संचय होना ही आवर्धन कहलाता है। तो आप ही सोचिए, हम जो सिरस्थ में होगा, हमने तो गई एक पौधा तो खाया नहीं है, हमने बहुत सारे खाए, और हमारे शरीर में बहुत सारे पौधों का संचय हो गया, आवर्धन रसायन पदार्थों का। इससे हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट, आप गेहूं खाते हैं, चावल का आटा खाते हैं, सब्जियां, फल, मांस, कीटनाशक रसायनों का अपशिष्ट विभिन्न प्रकार की मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिन्हें पानी से धोकर के हम अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट, आप गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, फल, मांस वगैरह खाते हैं। और मांस जो कोई खाता है तो हम पता है, मांस में तो वैसे भी शाकाहारी को खाया है, फिर कीटनाशक आए हैं, तो इसके पास ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, और इनकी उपस्थिति, इनको हम आसानी से धोकर नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ये तो क्या है, पौधे के अंदर हैं, पौधे के अंदर बहकर के कीटनाशक आए हुए हैं, उसी से इनका निर्माण हुआ है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब आप भले ही कितना ही धो लीजिए कोई भी फल को, लेकिन वो हानि पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा, क्योंकि यदि उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है तो। देखिए डियर स्टूडेंट, अब लगाते हैं हम इन क्वेश्चन आंसर को। देखिए यहाँ क्या है, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखिए, पोषी स्तर, जो विभिन्न खाद्य श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। इसमें जैसे हमने देखा, पोषी स्तर आप देख रहे हैं यहाँ पे घास होती है, क्या होते हैं, छोटे छोटे घास होते हैं, घास लगी होती है। इसको कौन खाता है, हिरन खाता है। कौन खाता है डियर स्टूडेंट, हिरन खाता है। और हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है, ठीक है ना, एक दूसरे को खाते हैं ये शेर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, ये इस घास को हम प्रथम पोषी स्तर कहेंगे, और जिसको हम उत्पादक कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, प्रथम पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर किसको कहेंगे, हिरन को द्वितीय पोषी स्तर कहेंगे। हिरन क्या है, द्वितीय पोषी स्तर है, जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद
शेर क्या है, तृतीय पोषी स्तर है, मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, शीर्षस्थ उपभोक्ता या फिर कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, सॉरी हाँ ये भी कहेंगे। तो यह प्रथम पोषी स्तर हुआ घास, यह द्वितीय पोषी स्तर हुआ, ये तीसरा पोषी स्तर हुआ। ये विभिन्न पोषी स्तर, आई होप आपको क्लियर होंगे। पोषी स्तर किसे कहते हैं, आहार खाद्य श्रृंखला में भाग लेने वाले को, ठीक है ना। विभिन्न खाद्य श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। जैसे हमने घास देखी और हिरन देखा और शेर देखा, तो प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और ये क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। तो अपमार्जक आपने देखा जो कि अपघटन करता है परितंत्र में। जैसे ये क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, उत्पादक सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं जो सभी जैव समुदाय को मिलता है। ये दूसरे होते हैं कौन, खाने वाले इसको, पौधों को, ठीक है ना। और तृतीय होते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको मिट्टी में मिलाने वाले। तो इन्होंने बनाया, इन्होंने खाया और इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ये होती है, जिससे कि यहाँ पे प्रदूषण नहीं फैलता है अपमार्जक की सहायता। तो आप लिख सकते हैं कि परितंत्र में अपमार्जक क्या करते हैं, अपने जो मृत अवशेष होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और जब ये भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं तो इससे जो जटिल कार्बन था उसको सरल कार्बन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उनको पुनः पौधों द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है, मिट्टी में मिला देते हैं। ये होती है अपमार्जक की भूमिका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिससे साफ सफाई भी बनी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रदूषण भी नहीं फैलता है, ठीक है ना। और पुनः भोजन पौधों द्वारा उन्हें उपयोग कर लिया जाता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सब क्या हैं, पर्यावरण का सम्मिलित रूप से भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करता है और हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तथा हमारे क्रियाकलाप हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण देखिए ठंडी होती है तो हमें प्रभावित करती है और हम भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के विषय में विचार करेंगे और ओजोन परत के अपक्षय के अपशिष्ट और अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान की बात करेंगे। देखिए ओजोन परत तथा किस प्रकार से अपक्षयित होती है। हम देखेंगे कि ओजोन परत क्या है। ओजोन एक गैस है, ठीक है ना, और इसकी एक परत बनी होती है, ठीक है। तो इसका ये अपक्षय किस प्रकार होता है, कि अपक्षय होना हानिकारक है हमारे लिए या लाभकारी है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें O2 तो हम बोलते ही हैं, इसमें परमाणु कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन में 3 परमाणु होते हैं। तो ये 3 परमाणु किस प्रकार बनते हैं। देखिए ओजोन परत में जो यूवी किरण है, यूवी पराबैंगनी किरण है, ये ओजोन पर आकर के सूर्य के प्रकाश से निकलती है पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है और इसमें पाई जाती है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे O2 पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरणों से आने के कारण ये ऑक्सीजन के 2 भागों में टूट जाती है। इसमें 2 परमाणु है ऑक्सीजन में, तो 2 परमाणु में टूट जाने से यहाँ 2 O2 थी, ठीक है ना, क्या थी, O2 के 2 भागों में टूटेगा तो क्या बनेगा, O+O बनेगा, ठीक है ना। 2 भागों में टूट गया और फिर यही संयुक्त रूप से आगे यह टूट गई तो 2 भागों में हो गई और जो दूसरी ऑक्सीजन थी उसका एक परमाणु इसमें मिल जाता है, जिससे क्या निर्माण हो जाता है, O3 का। ये वाला O मिलेगा और ये वाला O2 तो थे ही, तो क्या हो गया, O3 का निर्माण हो गया, मतलब ओजोन का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये कौन सी परत में होता है, हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी देखिए, तो देखिए यहाँ से आती है सूर्य के प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, और यहाँ पे पाई जाती है क्या, ओजोन परत पाई जाती है,
जो कि ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है आप तो जानते ही हैं। इसके पहले देखिए ये रही हमारी पृथ्वी। क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमारी पृथ्वी है, ये है रहा हमारा। इसके बाद आता है पृथ्वी के बाद जो वायुमंडल होता है उसमें कौन सा, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और भारी गैसें ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। इसके बाद जो द्वितीय मंडल होता है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल आता है डियर स्टूडेंट। कौन सा आता है, समताप मंडल। और समताप मंडल में पाई जाती है क्या, ओजोन की लेयर, ओजोन की परत। देखिए ये ओजोन की परत आपको दिखाई दे रही है रेड रेड, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, जैसे ही सूर्य की प्रकाश ऐसी किरण आई इसको, तो इसको ये क्या कर देती है, जो वापस कर देती है, क्या कर देती है, वापस कर देती है। वैसे तो ओजोन जो है डियर स्टूडेंट वो एक विषैली गैस है, हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है ना, विष के समान है। लेकिन ये ओजोन यहाँ पे हमारे लिए संरक्षक बन गई है। यदि ये ओजोन परत ना होती, आप बोलेंगे कैसे संरक्षक है, एक और बोल रही हैं आपकी विष है और एक और बोल रही है संरक्षक है, ये कैसे हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट कुछ ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे क्या होती है, जैसे ही किरण आती है, पराबैंगनी किरण आती है सूर्य के प्रकाश की, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर भी हो सकता है यदि ये सीधी आ जाए हमारी पृथ्वी में, इस पृथ्वी में आ जाए तो ये हमारी पृथ्वी पर आने नहीं देती है। कौन, ये पराबैंगनी किरणें, क्योंकि ये हानिकारक है। यदि हम फिर डियर स्टूडेंट, यदि ये किरण सीधे आ जाएगी तो हम क्या, हम धूप में नहीं निकल पाएंगे। और धूप तो निकलना, हमारे लिए विटामिन डी मिलता है धूप में, और जो कि हमारी बोन्स को मजबूत करता है। और यदि हम यहाँ पे नहीं आएंगे धूप में, और फिर यदि किरण सीधी आ जाएगी तो हम धूप में नहीं निकल पाएंगे, और निकलेंगे तो हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पे जो ओजोन परत जो पाई जाती है इस वाली परत में, ये लगभग मतलब 50, हाँ, यहाँ से 20 से 50, 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन परत, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक का जो मंडल है वो कौन सा होता है, ये क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल मतलब कि 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद लग जाता है समताप मंडल, और समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है ना। और इसके अपक्षय की घटना भी हमने सुनी थी, देखा था कि अंटार्कटिका में, जो अंटार्कटिका के पृथ्वी के एक भाग है, ये क्या है, सॉरी क्या महाद्वीप है, तो वहाँ पे क्या छेद पाया गया था। कब देखा गया, एक इंग्लैंड की जो सर्वेक्षणकारी टीम थी उसने देखा था कि यहाँ पे छेद हो गया था, ठीक है ना। और छेद हो जाने के कारण वहाँ से सीधे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ सकती थी। तो डियर स्टूडेंट ये देखा गया 1970 में देखा गया था। फिर इस पर कानून बनाए गए, और ज़्यादा गिरावट आई ओजोन परत के छेद में, और ज़्यादा बढ़ने लगा। ये कब, 1980 के दशक में, ठीक है ना, 1980 के समथिंग पर। तो फिर विभिन्न देशों ने क्या, एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ जो यूनेस्को द्वारा, तो जो विभिन्न देशों के द्वारा, जिसमें ये क्लोरोफ्लोरो के कारण ये ओजोन परत को हानि हो रही थी, उस पर रोक लगाई गई। किस पर, क्लोरोफ्लोरो के यूज पर। तो क्लोरोफ्लोरो कहाँ से निकलती है, सॉरी, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, CFC, C का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हानिकारक होती है, ये हमारी ओजोन परत को तोड़ती है, ध्यान रखना। तो इसका उपयोग, ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है जैसे रेफ्रिजरेटर आप जला रहे हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का, AC का यूज कर रहे हैं, और स्प्रे वाली चीज़ें का यूज कर रहे हैं, उससे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालती है, जिस पर रोक लगाई गई, ठीक है ना। चलिए अब इसका ये अपक्षय का कारण, तो इसका अपक्षय होना बहुत ही हानिकारक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके बारे में हम पढ़े लेते हैं, और फिर आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स बना है ना, आप कमेंट करिए, हम आपका आंसर देने के लिए तत्पर हैं। चलिए चलते हैं। देखिए ओजोन, O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। जबकि सामान्य ऑक्सीजन की बात करें कि विषय में, जिसके विषय में हम चर्चा करते रहते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं उसमें, जबकि ओजोन में 3 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। जहाँ ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट सभी के लिए, वायविक जीवों के लिए आवश्यक होती है। हम देखते हैं ना कि हम जो विभिन्न जीव जीवित रहते हैं वो ऑक्सीजन के कारण रहते हैं। हम ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन को सांस के रूप में ले जाते हैं अंदर, जो कि हमें एनर्जी का स्रोत होती है ना। तो डियर स्टूडेंट, एक और तो ऑक्सीजन हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, इसमें O2 बोलते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन वहीं ओजोन की बात करें तो ओजोन गैस एक घातक विष के समान होती है। परंतु
आप बोलेंगे हाँ, तो ये विष के समान होती है। लेकिन वायुमंडल में अभी हमने देखा ना कि ऊपरी स्तर पर जो ओजोन होती है वो आवश्यक प्रकार संपादित करती है, इसके बिना ये सूर्य की किरण को वापस हमारे यहाँ नहीं आने देती है, पराबैंगनी किरणों को, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो एक और तो विष के समान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी क्या करती है, ये ओजोन लेयर होती है जो ओजोन लेयर के रूप में काम करती है, ये हमारे लिए रक्षा का काम करती है हमारी पृथ्वी के लिए, ठीक है ना। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, और पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए इस गैस से क्या हो जाता है, मानव की त्वचा में कैंसर हो जाता है। यदि पराबैंगनी किरणें सीधे डायरेक्ट रूप से हमारी यदि त्वचा में पड़ेंगी तो हमको कैंसर हो सकता है। तो इससे हमारी रक्षा कौन करती है, ये ओजोन परत ही करती है। एक और हमने देखा ऑक्सीजन के भी अच्छे इफेक्ट होते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और ओजोन परत भी कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है लेयर के रूप में काम करके, ठीक है ना, हमारी परत के रूप में काम करके। देखिए, वायुमंडल में उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणु को ओजोन बनाती है। पराबैंगनी किरणें जो आती हैं ना, वही ही ओजोन बनाती हैं कहीं ना कहीं। तो कैसे होती है ओजोन का निर्माण, तो देखिए, जो ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं कि नहीं होते हैं, ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को, दो अणु होते हैं जो, उनको विखंडित कर देती है, दो भागों में तोड़ देती है। ऑक्सीजन के 2 अणु थे यहाँ पे, तो यदि इसको तोड़ा जाए तो ऑक्सीजन के 2 अणु बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। इस प्रकार O2 है तो 2 अणु टूट जाएंगे, और फिर ये टूटे हुए अणु दूसरी वाली ऑक्सीजन से, यहाँ पे O2 तो बहुत थी, इनसे मिलकर के 3 अणु बना लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक संयुक्त रूप से जब जुड़ जाते हैं, ये संयुक्त रूप होकर के ओजोन बनाते हैं। जैसा कि समीकरण में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, O2 है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, और यहाँ से क्या आया, सूर्य का प्रकाश आया। डियर स्टूडेंट, क्या आया, सूर्य का प्रकाश आया, जिसने आकर के इसको विखंडित कर दिया और 2 भागों में तोड़ दिया। देखिए, पराबैंगनी किरणें आई, ठीक है ना। तो इस यू भी मतलब पराबैंगनी किरण आई, उसने 2 भागों में तोड़ दिया, फिर कहीं उसको दूसरी ऑक्सीजन क्या मिल गई, दूसरे अणु मिल गया O2, और O मिलकर के किस भागों में बन गया, और O3 का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, ऑक्सीजन का हमने कार्य देख लिया, ऑक्सीजन का उपयोग देख लिया, किसका, ओजोन का उपयोग देख लिया। देखिए, 1980 में वायुमंडल के ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। हमने वही बताया ना, जो ऑक्सीजन की लेयर, ओजोन की लेयर थी, जो कि हमारी क्या कर रही थी डियर स्टूडेंट, हमारी पृथ्वी की एक प्रकार से रक्षा कर रही थी, ठीक है ना। तो इस रक्षा कर रही थी, और जैसे ही ओजोन की लेयर खत्म हो जाती है, गिरावट आने लगती है, तो आप ही बताइए, चिंता का विषय हुआ कि नहीं हुआ। इससे क्या हो सकता है, इसको हमारी पृथ्वी को हानि पहुंच सकती है। तो तीव्रता से गिरावट आने लगी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का मुख्य कारक माना गया। ये CFC कहाँ से निकलती है, मानव के द्वारा संश्लेषित रसायन से निकलती है। इसका उपयोग हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर, शीतलता प्रदान करने वाले अग्निशमक के लिए किया जाता है। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति से क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन में 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया, कि इसको सीमित, बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर में सभी विनिर्माण कंपनी CFC सहित रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। इसके कारण एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, ओजोन को हानि पहुंचा रही है। तो 1986 और 87 में ये रखा गया कि इसका कम से कम यूज किया जाए, और किसका, CFC का, और ऐसा चीज़ें बनाई जाएं जो विभिन्न कंपनियां रेफ्रिजरेटर बनाती हैं, इसमें गैस ज़्यादा क्लोरोफ्लोरो निकलती है, जो कि क्या कर रही है, ओजोन परत को विखंडित कर रही है। तो इसका कम से कम उपयोग किया जाए, या फिर उनको बिना रेफ्रिजरेटर जब भी बनाया जाए तो CFC का प्रयोग ना किया जाए, और CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए जाएं, जिससे CFC ना निकले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना निकले। सो डियर स्टूडेंट, हमने क्या देखा, ओजोन परत देखी,
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? लगभग 50 सेंटीमीटर के 35 से 50 के लगभग पे पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है, ठीक है, किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, यदि हम ऊंचाई से देखें तो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, ये किस प्रकार इसका निर्माण होता है, तो कार्बन के आने से इसमें ऑक्सीजन के विखंडित होकर के और पुनः मिलने के कारण इसका निर्माण होता है, ये देखा। और ये भी देखा हमने कि किस प्रकार हमारी लेयर बना करके क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। ये हमारी कार्बन उसको पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देती है, जो कि त्वचा से हमारी कैंसर से हमारी रक्षा करती है। कौन? ये और इसको हानि कौन पहुंचा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाई जा रही है, जो कि ये भी देखा, इसको इस प्रकार हम रोक सकते हैं, इनका कम उपयोग करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और ऐसी चीज़ें उपयोग बनाए हम जिससे कि क्लोरोफ्लोरो ना निकले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कचरा का प्रबंधन कैसे करें। कचरा का प्रबंधन भी करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये प्रदूषण का कारण बन सकता है। चलिए देखते हैं कचरा का प्रबंधन। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है, जैसे आलू के छिलके, आप फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? ये अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जिसको हमें फेंकना पड़ता है। ऐसे पदार्थ उत्पादित हो जाते हैं जिनको हम फेंकते हैं, इनको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से? एक जो कि कंपोजिट हो जाते हैं, मतलब कि जिनका अपघटन हो जाता है, जो कवक वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस इनको बदल देते हैं, अपघटित कर देते हैं और वायुमंडल में पुनः मिला देते हैं पौधों को उपयोग करने लायक। दूसरे होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें, इनका अपघटन नहीं होता है, ये हमेशा कचरे के रूप में बने रहते हैं और प्रदूषण फैलाते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे अपन। आइए तो इन्हें उनका क्या किया जाए, चलिए आगे देखते हैं। हमने जैव प्रक्रम में पढ़ा था, जैव प्रक्रम आपने लेसन 6 में पढ़ा था ना, किस प्रकार जैव प्रक्रम होता है जीवन में। इस अध्याय में पढ़ा कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उनके द्वारा हमारे भोजन का पाचन होता है, जैसे लाइपेज एंजाइम और भी पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। जो कि क्या आपने कभी सोचा कि एक एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? तो विभिन्न, जैसे लाइपेज वसा के पाचन के लिए सहायक होता है, पेप्सिन किसके लिए? दूध के लिए वगैरह के लिए सहायक होता है ना। दूध के अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम में अपनी क्रिया में सभी के एक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? अलग अलग एंजाइम क्यों होते हैं? तो एंजाइम की अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इनकी अलग अलग क्रिया होती है, वो अपना ही पाचन करते हैं, वो अपने काम में विशिष्ट होते हैं। कोई भी एंजाइम जिसका पाचन करता है वो वही कार्य अच्छे से कर पाता है, ठीक है ना। यदि हम एक काम करेंगे तो हम जैसे एक इंसान है, कोई टीचर है, तो कोई लॉयर है, तो और वो अपना अपना काम यदि करते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं, और यदि सब करते हैं एक इंसान तो वो कभी गड़बड़ी भी हो जाती है उसमें। तो ऐसी विशेष प्रकार के पदार्थ का पाचन और अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, उनके पाचन और अपघटन के लिए। इसलिए कोयला खान में हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। कोयला खानों से हमें कभी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से आवश्यक निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणुओं अथवा मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं विभिन्न चीज़ों, हमने अपघटन में देखा ना, कुछ अपघटित हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अपघटित कौन करता है? जीवाणु और जो मृत जीवियों को खाते हैं वो अपघटित करते हैं पदार्थों को। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे क्या है, प्लास्टिक वगैरह, इनका अपघटन नहीं होता है। इन पर भौतिक प्रक्रम जैसे ऊष्मा दाब प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक यह पर्यावरण में बने रहते हैं। यदि हम बात करें इनका अपघटन तो किस प्रकार हो सकता है? ऊष्मा और दाब के द्वारा तो हो जाता है, लेकिन यदि इसका कुछ ना किया जाए तो लंबे समय तक डले रहेंगे, इसका कुछ नहीं होगा। जबकि बहुत से जैसे आलू के छिलके यदि ये कचरे के रूप में अपन डाल देते हैं तो कुछ दिन बाद इनका अपघटन हो जाता है, पता भी नहीं चलते हैं। कोई बहुत से जीव मर जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है, लेकिन इसका नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हो, क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरण होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, हम जैव निम्नीकरण किसको कहेंगे और अजैव
निम्नीकरण किसको कहेंगे? तो वे पदार्थ जो कि जैव प्रक्रम और एंजाइम द्वारा, प्राकृतिक एंजाइम जैसे बैक्टीरिया, वायरस द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, पर्यावरण में मिल जाते हैं, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जो पदार्थ जो कि इन्हीं एंजाइमों द्वारा, कवक, बैक्टीरिया, वायरस द्वारा नहीं मिलते हैं, उनको हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक है, जबकि जैव निम्नीकरण में जैसे कि आप देख सकते हैं कागज़ है और वुड वगैरह, मतलब लकड़ी वगैरह है, क्या हो, इनका अपक्षय हो जाए, अपघटन हो जाता है। और जैसे लकड़ी में वो लग जाती है, देखते हैं लोहा वगैरह, धातु वगैरह जंग लग जाती है, तो इसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो इसका अपघटन नहीं होता, इसलिए इसको अजैव निम्नीकरण कहते हैं। इन्हीं एंजाइमों के द्वारा नहीं होता है। ऐसे दो तरीके सुझाइए जो कि जैव निम्नीकरण पदार्थों को, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो जैव निम्नीकरण पदार्थ किस प्रकार प्रभावित करते हैं हमको, दो तरीके से। तो जहाँ पे भी हम एक कचरे को डालते हैं, जहाँ पे इसका कंपोजिट बनाते हैं, जिसका अपघटन होता है, जहाँ पर इसका, वहाँ से क्या निकलती हैं, बहुत सारी एक हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो कि मानव के लिए हानिकारक होती हैं जब इसका कंपोजिट होता है। इसके बाद यदि बात करें, इससे इसके आसपास क्या होते हैं, मच्छर वगैरह, जब वहाँ कचरा डला रहता है तो हमें एक निश्चित स्थान पर बनाना चाहिए, इसीलिए जैव निम्नीकरण जहाँ करना है तो, ठीक है ना, तो दूर बनाना चाहिए, शहर के दूर हो कचरा ले जाइए। वहाँ पे मच्छर वगैरह आते हैं, जो कि मलेरिया वगैरह होता है, मच्छर वगैरह होते हैं, और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि हमें हानिकारक होते हैं, जो कि हानिकारक होते हैं हमारे लिए, जो कि जीवित प्राणियों के लिए, सभी के लिए, है ना। तो जहाँ कचरा होगा वहाँ मच्छर तो होंगे, और विभिन्न प्रकार के जो कि मच्छर वगैरह और विभिन्न कीट जो होते हैं, जो जैव निम्नीकरण को अपघटित करते हैं, तो वो कीटाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जो जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो अभी हमने देखा जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहे थे। अब देखेंगे अजैव निम्नीकरण पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो अजैव निम्नीकरण जो कि जल्दी से इनका क्या नहीं होता, अपघटन नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप यदि केमिकल के बारे में सोचें, जो कि रसायन वगैरह डालते हैं, DDT, जो कि कीटनाशक वगैरह होते हैं, ये आकर के पानी में बह जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ये हमारे अंदर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या होता है, ये वृक्षों में चले जाते हैं, है ना, पृथ्वी द्वारा सोख लिए जाते हैं, और इससे वृक्षों द्वारा चला जाते हैं वृक्षों में। और इस वृक्ष के फल फूल जो भी होंगे, वो मनुष्य खाएगा या कोई भी जीव खाएगा, कोई भी श्रृंखला में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसको हानि पहुंचाएंगे। उनको कैंसर हो सकता है, इससे उनको मसल्स कैंसर और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो भी इनको इस वाले प्रदूषण को, जो कि कंपोजिट नहीं होता है, जो कि अजैव निम्नीकरण कचरा है, उसको जो भी इंसान वो करता है, क्या करता है, उसका कंपोजिट करना चाहता है, उसको ले जाता है, लाता है, उसको भी बहुत ज़्यादा बीमारियों के चांस ज़्यादा रहते हैं, उनको बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रभाव डालते हैं पर्यावरण को, ये खाद्य श्रृंखला में भी मिल जाते हैं। इससे वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। यदि ये DDT जैसे कीटनाशक वगैरह है, ये वाटर में बहकर चले जाते हैं, तो इससे वाटर का पॉल्यूशन, मतलब कि जल प्रदूषण हो जाता है। और यदि यदि हम जला देते हैं, मतलब जैसे प्लास्टिक की चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और उनको जला दिया, तो इससे एयर पॉल्यूशन, मतलब कि वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु भी क्या हो जाती है, इससे धुआं निकलेगा और वायु हमारी प्रदूषित हो जाती है। तो ये इफेक्ट देखिए, वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो जाता है, और लोगों को भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इससे। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गए होंगे। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए, वे पदार्थ जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए जैविक प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम तो आप जानते ही हैं, और उनसे अपघटित जैसे कवक है, फंगी है, और बैक्टीरिया, वायरस, छोटे छोटे जीवाणु, इसके द्वारा अपघटित होते हैं, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो क्या सभी जैव निम्नीकरण होते हैं जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं जो कि जैव निम्नीकरण नहीं है, जो कि जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जो कि, क्या लिखा है यहाँ पे, वे पदार्थ जो कि
जो कि इस प्रक्रम से अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, जबकि जो जैव प्रक्रम से अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जैव प्रक्रम से अपघटित होने वाले पदार्थ को जैव निम्नीकरण कहते हैं और जैव प्रक्रम से अपघटित ना होने वाले पदार्थ को अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है ना। इस पदार्थ को सामान्यतः अक्रिय, इनर्ट अथवा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जल्दी अपघटित नहीं होते हैं, जैव प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते हैं, कवक, वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, डले रहते हैं, कुछ नहीं होता है इनका डियर स्टूडेंट, और ये हमको सबको, वातावरण को क्या करते रहते हैं? हानि पहुंचाते रहते हैं। पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं और हम लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं। देखिए, हम लोगों में डियर स्टूडेंट, हम बस नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड को, पूरे पर्यावरण को, ठीक है ना, उसमें जीव जंतु, हम और मानव और पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। देखिए, हम और आप भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ, इसलिए ज़्यादा इनका यूज ना करें तो बेहतर है। जैसे पॉलीथिन वगैरह मना किया जाता है ना, या इनको यदि यूज कर रहे हैं तो उनका रिसाइकिल कर दीजिए, बार बार इनका पुनर्चक्रण कीजिए। रिसाइकल में क्या होता है, उसकी गंदगी निकालिए, नया खिलौना बना लीजिए। इसको फालतू में फेंकिए मत। देखिए, यदि हम इसको जलाते हैं भी हैं डियर स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे कचरे को जलाते भी हैं तो ये भी हानि पहुंचाता है। इससे धुआं निकलता है और धुआं निकलता है जो कि वायुमंडल को हमारे हानि पहुंचाता है, और जिसकी हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर फेफड़ों में वो वायु हानि पहुंचाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं। देखिए, किसी नगर या कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं आपको, दिखाई दिया आपको कि नहीं देते हैं? आपने देखे हैं? आपने जब कभी किसी नगर में जाते हैं तो किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? जबकि आपको छिलके तो दिखाई नहीं देते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनका तो अपघटन हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली, और इनका तो अपघटन होना नहीं है। तो यदि कोई कहीं फेंक दिया तो वहीं पड़े रहेंगे। यदि आप कहीं घूमने जाते हैं पर्यटन पर तो पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे के निपटान के उपाय के बारे में चर्चा की थी। इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, हमारी जीवन शैली को सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ गई है। हम देख रहे हैं हमारी जीवन शैली में, जो भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कचरा उत्पादित कर रहे हैं। पहले की मात्रा में अभी हम ज़्यादा, पहले की अपेक्षा अब पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। हमें कहीं जाना है, हमें पॉलीथीन चाहिए। हम कुछ ला रहे हैं तो प्लास्टिक की टोकनी चाहिए, हमें वो बांस वाली टोकनी नहीं चाहिए। जबकि बांस वाली टोकनी का क्या होता है, उसका अपघटन हो सकता है ना। वो बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो लकड़ी क्या हो जाती है, घुन जाती है और छोटे छोटे कीटाणु उसको नष्ट कर देते हैं। जबकि हम अब क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कचरे को उत्पादित कर रहे हैं अधिक मात्रा में। हमारी अभिवृत्ति परिवर्तन में भी कई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। हम देखते हैं जो जिसका अपघटन नहीं हो रहा है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करते जा रहे हैं। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा, इससे प्रदूषण बढ़ेगा और क्या होगा, है ना। और प्रदूषण बढ़ेगा तो हमें हानि पहुंचेगी, और हमें हानि पहुंचेगी तो हम पड़े दिखेंगे कहाँ पर? हॉस्पिटल में। इसीलिए, और आजकल देख ही रहे हैं आप डियर स्टूडेंट, हर घर में कोई ना कोई, एक ना एक इंसान बीमार आपको मिल ही जाता है यदि सर्वेक्षण किया जाए तो, है ना। और हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर तो लाइन लगी है भाई, वहाँ तो आपको टाइम नहीं, उनको डॉक्टरों को टाइम नहीं है कि आपकी दवा कर दें, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो इसका कारण तो यही है ना, पहले ना ही इतना ज़्यादा विकास के नाम पर आजकल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, जो कि हमें उसका बैड इफेक्ट दिखाई ही नहीं देता है ना। और लास्ट में फिर कहीं ना कहीं बैड, जिसके अच्छे इफेक्ट है तो बैड तो होंगे ही। बहुत सारा कचरा हम देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निवर्तनीय कप
तो हम देखते हैं, यदि आप अपने माता पिता से डियर स्टूडेंट पूछेंगे तो उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में पहले क्या होता था, चाय जो दी जाती थी वो कांच के गिलास में दी जाती थी, ठीक है ना। जो चाय वाले को वापस दे दिए जाते थे, मतलब जो कप चाय में कांच की गिलास में दी जाती थी उसको वापस कर दिया जाता था। फिर इसके बाद डिस्पोजल के कप का गिलास का उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वो स्वच्छ और स्वस्थकर हैं। फिर क्या किया गया, डिस्पोजल को उपयोग किया गया और इस आधार पर डाला गया कि यह स्वास्थ्य के लिए सही है। देखिए, उस समय किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का समाघात होगा। कुछ समय बाद फिर क्या हुआ, पूर्व मिट्टी के पात्र के विकल्प के रूप में लाए गए, मिट्टी के कप चलाए गए, परंतु उस समय यह विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए, मतलब कि मिट्टी के कप बनाने के लिए उर्वरक मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। जो कि मिट्टी हम देखते हैं, उर्वरक मिट्टी बहुत उपयोगी होती है जिससे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, किया जाएगा। अब किया जाता है किसका उपयोग डियर स्टूडेंट, अब कागज के डिस्पोजल के कप का इस्तेमाल किया जाता है। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल क्या लाभकारी होगा? तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल होगा। जो कागज की बनी हुई डिस्पोजल है उससे क्या होगा, उसका क्या हो जाता है, घटन हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो कचरे के रूप में हमेशा नहीं डले रहेगी, ना ही ज़्यादा देर तक प्रदूषण फैला पाएगी। तो हमारे विचार में तो ये सही है। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ओजोन क्या है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए, ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन बनती है, ठीक है ना। और ये हमारे परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी होती है सभी प्राणियों के लिए, लेकिन ओजोन क्या होती है, ओजोन के जो जब 3 परमाणु मिल जाते हैं ओजोन में, तो ये हमारे लिए विष के समान होती है, बहुत हानिकारक होती है, गैस है, ठीक है ना। और ये डियर स्टूडेंट, ये परितंत्र की बात करें तो ये हमारे लिए कंबल के समान उपयोग करती है हमारी पृथ्वी के लिए। हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी को ये किससे, अल्ट्रावायलेट मतलब कि ओजोन परत से हमारी रक्षा करती है। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो निकलती हैं तो यह यहाँ पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जबकि इसे रोक के रहती है। और यदि ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण आ जाती है, ओजोन परत ना होती इस यहाँ पे, तो क्या होता, तो हमारे परितंत्र को बहुत हानि पहुँचती, हमें त्वचा से संबंधित रोग हो जाते, पेड़ों को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हानि पहुँचती, तो विभिन्न प्रकार के पौधों को, जीवों को, सभी सजीवों को क्या होती, हानि हो जाती। तो परितंत्र में ये हमको लाभ पहुंचाती है ओजोन परत की लेयर, ठीक है ना। और ओजोन क्या है, ये ओजोन ऑक्सीजन से 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, गैस है, ठीक है ना। आई होप आपको ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई गैस ही हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए कि हम जो कचरा है उसको किस प्रकार निपटाया जाए। या इसकी जो समस्या हमने देखा, कुछ अपघटन हो जाता है कुछ कचरा का, कुछ का नहीं होता है, तो हम इसको किस प्रकार निपटाएं, 2 तरीके बताइए। तो इसके लिए हम जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं उनको हम इकट्ठा करके एक जगह कंपोजिट बना करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। अपने आसपास ना डालें, जिससे कचरा होगा, वो कचरा होगा तो क्या होगा, मच्छर वगैरह और लोगों को परेशान करेंगे वो, ठीक है ना। विभिन्न कीटाणु वगैरह भी आएंगे, तो एक जगह ले जा करके आप डाल सकते हैं। और जो ज़्यादातर हम उन चीज़ों का उपयोग ना करें जो कि जिसका अपघटन नहीं होता है, जो अजैव निम्नीकरण है, पदार्थों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम करें, ठीक है ना। इसके बाद जो कि हम देखते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह का रिसाइकल में उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि पुनः उसका चक्रण करवा करके, मतलब एक चीज़ यदि बनी है, प्लास्टिक की चीज़ खराब हो गई है, वो खराब होने को चीज़ है, तो उसको हम पुनः उसको दे सकते हैं, फैक्ट्रियों में डलवा सकते हैं और उसको क्या नई चीज़ उससे वो लोग बना देते हैं, जैसे खिलौने वगैरह बना देना प्लास्टिक की चीज़ों के। तो पुनः चक्रण के द्वारा हम इसको कचरा को निपटाया जा सकता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ गाइस, यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।